Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansat. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm going to discuss how to file ITR 1 for the assessment year 2021-22. Let's see. How to file ITR 1 for assessment year 2021-22 using new income tax portal. As you all know, न्यू इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च हो चुका हुआ है और अब हमें जो भी आईटीआर फाइल करनी है वो नए इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर ही फाइल करनी है। तो सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे टू incometax.gov.in पर। तो जैसे ही हम उस साइट पर जाएंगे तो हम अपना लॉग इन करेंगे। अब वहां पे राइट हैंड साइड एक ऑप्शन आ रही है लॉग इन और रजिस्टर। तो कई सारी मेरे पास क्वेरीज आई हैं, तो क्या मैम नए पोर्टल के ऊपर दोबारा से हमें अपना रजिस्टर करना है? तो जो टैक्स पेयर्स जो सेसेस ऑलरेडी पुराने पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है उनका वही लॉगिन आईडी नए पोर्टल के ऊपर यूज होगा और जो नए सेसेस है सिर्फ उन्हीं को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे वहां पर एंटर योर यूजर आईडी हमारी क्या रहेगी, पैन नंबर। तो हम जैसे वहां पर अपना पैन पंच करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद हम वहां पर अपना पासवर्ड डालेंगे। जैसे हम अपना पासवर्ड डालेंगे तो ऊपर एक आपको वहां पर बॉक्स दिखाई दे रहा है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो इसको हम टिक करेंगे। इसको टिक करेंगे तो हमारा जो कंटिन्यू का टैब है वो एक्टिव हो जाएगा। तो हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हमें ये प्रोफाइल अपनी दिखाई देगी। जैसे हमने ये क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया प्रोफाइल स्टेटस 65% कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये जो प्रोफाइल स्टेटस है इसको पूरा कंप्लीट भी करना होगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे अपडेट प्रोफाइल टू अवेल द फॉलोइंग सर्विसेज, तो वहां पर क्या है, कंडोनेशन रिक्वेस्ट, डाउनलोड प्रीफिल्ड XML, register as representative, register to act on behalf of another person, authorize another person to act on behalf of self। तो जैसे ही अगर आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लोगे वहां पर 100% कंप्लीट लिखा आ जाएगा, तो आपको ये वाली सर्विसेज आप अवेल कर पाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विसेज। अब नए पोर्टल के ऊपर उन्होंने क्या क्या दे दिया, फाइल रिटर्न, फाइल फॉर्म्स, ई-वेरीफाई रिटर्न, अदर सर्विसेज। तो जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जस्ट एग्जैक्टली है वो पुराने पोर्टल की तरह ही है, बट उसकी यू कैन से कि थोड़ी सी एडवांस्ड वर्जन आप उसको कह सकते हो। वहां पर थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म जो है वो दे दिया है। जब हम पुराने पोर्टल के ऊपर आईटीआर 1 फाइल करते थे तो हम क्या करते थे कि वहां पर पूरा हमारे आगे फॉर्म ओपन हो जाता था, ठीक है, चाहे आप सपोज मान लो लेटेस्ट पोस्ट जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो वहां पर काफी सारे हमें जो येस नो करने थे या जो इन्फॉर्मेशन वहां पर फिल करनी होती थी, तो पूरा एक पेज ओपन हो जाता था, उसके अंदर आप पूरा फिल करोगे देन वो आपको कंटिन्यू कर सकते हो, और या फिर आप उस फॉर्म के अंदर किसी भी पेज के ऊपर आप वर्किंग करते हो उसको सेव कर सकते हो। बट यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, इसको स्टेप बाय स्टेप कर दिया कि एक स्टेप आप कंप्लीट करोगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ पाओगे। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि पहले फॉर्म के अंदर ये कुछ हम स्किप कर देते थे, फिर जब हम वैलिडेट करते थे वहां पे हमें वो एरर देता था कि ये आपके पॉइंट्स रह गए हैं। तो इसमें उसने क्या कर दिया कि स्टेप बाय स्टेप ही आप तभी मूव कर पाओगे जब आप पिछला पूरा स्टेप जो वो कंप्लीट कर दोगे। तो आप चलोगे लॉग इन करेंगे, तो लॉग इन करने के बाद आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब हम करते हैं फाइल नाउ, वहां पर आ गया फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो फाइल नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अपने पास यहाँ पे लिखा आएगा सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर टैब में असेसमेंट ईयर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी क्योंकि हमें असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए फाइल करनी है तो उसके आगे उन्होंने करंट असेसमेंट ईयर भी वहां पर मेंशन कर दिया। तो जैसे आप ये करोगे तो नीचे कंटिन्यू का टैब आएगा, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। मोड ऑफ फाइलिंग के अंदर क्या आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन।
ITR 1 का जो ऑनलाइन, हम यहाँ पर ऑनलाइन मोड ऑफ फाइलिंग जो है वो वाला देखेंगे, बट जो इसका ऑफलाइन मोड है HTML यूटिलिटी और जो JSON यूटिलिटी को यूज करके जो आप ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं, वो डेट इज एग्जैक्टली सेम। जो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर है वही आपका ऑफलाइन के अंदर है, टोटली एग्जैक्टली सेम है। मैंने उसको देखा है तो एग्जैक्टली सेम है वो। तो अब हम चलते हैं सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सी ओपन हो गई, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के नीचे क्या है, टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब जैसे ही हमने ये किया तो नेक्स्ट विंडो कौन सी ओपन हो गई, प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो आप क्या है, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इंडिविजुअल, कंटिन्यू। You need to choose an ITR form to proceed। तो ये जो ऑनलाइन यूटिलिटी रहती है वो हमारे पास ITR 1 और ITR 4 के लिए रहती है। तो आज हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट ITR फॉर्म में ITR 1। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी ITR 4 के लिए। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी ITR 1 को लेकर। ITR 1 हमने अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे एक लिखा आ रहा है ITR 1 किन लोगों के लिए, तो वहां पर नीचे उन्होंने लिख भी दिए, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। तो जिनकी 50 लाख तक की इनकम है, टोटल इनकम 50 लाख तक की है, वो ITR 1 यूज कर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम, और इनकम कहाँ से है, सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, other sources, interest, etc. and agriculture income up to ₹5,000। अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हो तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। Not for an individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity shares, or in cases where TDS has been deducted under section 194 and or if the income tax is deferred on ESOP। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो, आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी के अंदर, या आपने इन्वेस्ट किया अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ अंडर सेक्शन 194 है, तो उन केसेस में आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेट्स सी, अब जैसे हम यहाँ पे ITR 1 की विंडो में आए तो वहां पर उसने हमें 3 स्टेप्स दिए। वैलिडेट योर रिटर्न्स, ब्रेकअप, प्रीफिल, जो हमारे पास सारा का सारा प्रीफिल्ड होके डाटा आएगा। कंफर्म योर रिटर्न समरी, देन आप उसको सारा चेक करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, देन वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो सबसे पहले हमें क्या करना, हमने वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, दैट मींस अपने रिटर्न को फिल भी करना, और अगर कोई प्रीफिल डाटा उसको आप चेक करेंगे, अगर कोई प्रीफिल डाटा नहीं आया तो उसको आप फिल कर देंगे। देन उसके बाद आप कंफर्म करेंगे, देन आप वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो इसके नीचे आप टैब देखोगे, बैक जाना चाहते हो तो बैक, और लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक किया। तो एक इसी के नीचे अगर आप चेक करोगे तो उन्होंने हमें हमारे हेल्प के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। तो अगर हमें ITR 1 फाइल करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फॉर्म 16 सैलरी के लिए, हाउस रेंट रिसीट, अगर आपके कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसीट, LIC, यूलिप एक्सेट्रा, अगर आप कोई डिडक्शंस वगैरह क्लेम करना चाहते हो तो उसके लिए। जैसे आप इसके नीचे व्यू मोर करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको थोड़े से और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है लार्ज करके दे देगा। डॉक्यूमेंट्स दैट कैन हेल्प विद टैक्स फाइलिंग, फॉर्म 16, 16A, 26AS, बैंक स्टेटमेंट, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, रिसीट फॉर डोनेशंस मेड, रेंटल एग्रीमेंट, रेंट रिसीट। तो दैट मीन्स ITR 1 अगर आप फाइल करना बैठे हो तो आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सब आपको पहले लेकर बैठना, तभी आप उसकी ITR 1 जो है वो फाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। अभी मैंने क्या बोला था कि इस पोर्टल पे जो ITR 1 आया है ये कैसे है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सेम वे में वही है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट स्टेप आप क्लियर करेंगे, देन तभी आपका नीचे कंटिन्यू का टैब जो है वो एक्टिव होगा, आप उसको क्लिक करोगे, आप सेकंड विंडो के ऊपर मूव ऑन कर पाएंगे। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या आया, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो इसमें हमें रीजन देना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट।
तो इस समय हमारी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख से ऊपर है आपकी इनकम तो आप इसको टिक करोगे, इसकी वजह से हम अपनी ITR 1 जो है वो फाइल कर दें। नेक्स्ट, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग any one or more below mentioned conditions as per 7th proviso to section 139 subsection 1। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो ITR 1 फाइल करने की। लेट सपोज आपकी कोई ITR 1 की जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से कम है, तो आप एलिजिबल नहीं हो ITR 1 फाइल करने के लिए। लेकिन क्योंकि आप इन 3 कैटेगरीज के अंदर आ रहे हो, इन 3 कैटेगरीज में से कुछ भी आपने अगर फुलफिल किया है तो आपको ITR 1 जो है वो फाइल करनी है। और ये जो 3 कंडीशन थी ये लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आई थी। कौन सी है? डिपॉजिटेड, फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप लोगों ने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट किया है तो आपको ITR 1 फाइल करनी ही करनी है। incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding ₹2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person। अगर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज्यादा आपने खर्चा कर दिया 1 साल के अंदर तो भी आपको अपनी ITR फाइल करनी ही पड़ेगी। incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding ₹1 lakh on consumption of electricity during the previous year। और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर आपने 1 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिया 1 साल के अंदर तो भी आपको अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी। 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया, 2 लाख से ज्यादा अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया और 1 लाख से ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेंडिचर किया तो आपको अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी। एंड अदर्स, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे हमने लेटेस्ट पोजेस पे क्लिक कर दिया, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो कंटिन्यू करके हम इसके ऊपर आएंगे। तो हमारे पास ये वाली विंडो आ गई। वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास अपना डाटा जो पड़ा हुआ है उसी के बेसिस के ऊपर हमारा जो डाटा है वो प्रीफिल हो जाएगा। Please confirm that the details in each section are correct to proceed। तो आपको चेक करना है कि जो इंफॉर्मेशन फिल्ड है, मैंने क्या बोला कि जो इंफॉर्मेशन फिल्ड है वो करेक्ट होनी चाहिए, आपको ये चेक करना है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन वहां पे प्रीफिल्ड नहीं आई है और आप उसको फिल करना चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन वहां पर आपको देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल इंफॉर्मेशन includes your Aadhaar, PAN, contact and bank details। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो गई। वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले प्रोफाइल में अपने पास क्या आ गया? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। उसके नीचे आ गया एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप इसको सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर अदर्स। जैसे प्राइवेट है, प्राइवेट एम्प्लॉयज तो अदर्स में आप आ जाओगे। देन फाइलिंग सेक्शन, तो फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन हम लोगों ने यही वाला सिलेक्ट कर लिया 139 सबसेक्शन 1। और बाकी के सेक्शंस कब एप्लीकेबल होंगे? अगर कोई बिलेटेड रिटर्न है या फिर रिवाइज्ड रिटर्न है आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिलीट तो वो उसी के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज आपका 139 ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ, आपके पास ऑप्शन जो है ये आएगी। अब नीचे, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, दोनों स्कीम के अंदर हम क्या करते हैं, अपना कंपैरिजन करते हैं, जिसके अंदर हमें टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिलता है हम उस स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट मैंने क्या किया, यस कर दिया अभी। ठीक है, अभी हम यस करके चलते हैं, तो मैं आगे जाके आपको इसका डिफरेंस दिखाती हूँ कहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने कर दिया यस, नीचे आया बैंक डिटेल्स। तो जो बैंक डिटेल्स है, जिस बैंक डिटेल्स है वो आपको प्री वैलिडेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ही मैंने किया यहाँ पर यस, तो यस करते ही आ गया, सिंस यू आर ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC, you will not be eligible to set off house property loss and claim following deductions or allowances। अगर आपको पता हो कि अगर आप नई स्कीम के अंदर आ रही हो तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी।
तो ये उसने कंडीशंस दे दी हैं जो डिडक्शंस अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। सर्टेन अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 के अलाउंसेस आपको नहीं मिलने वाले, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन नहीं, चैप्टर 6A की डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी इनकेस अगर आप नई स्कीम के अंदर ऑप्ट कर दिए। डू यू वांट टू प्रोसीड? यस। अब हमने क्या किया, प्रोसीड कर दिए। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट नीचे क्या दिया हुआ है, बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स को हमें यहाँ पर क्या करना है, प्री वैलिडेट करना है। जब तक हम उसको प्री वैलिडेट नहीं करेंगे स्क्रीन हमें आगे मूव नहीं करने देगी। जैसे ही हमने उसको प्री वैलिडेट कर दिया, कंफर्म करने के बाद हम सेकंड टैब के ऊपर आ गए, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। अब यहाँ पर वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स हम बात किसकी कर रही है, ITR 1 की। ITR 1 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आपका फॉर्म 16 है उसकी प्रीफिल डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। ग्रॉस सैलरी मिलेगी, लेस एग्जम्प्ट अलाउंसेस, नेट सैलरी, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो ये आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यहाँ पर आप दे देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है, यहाँ पे आप ऑप्शन उसके सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर अमाउंट फिल हो जाएगा। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन टाइप आएगा, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। सेविंग बैंक की कोई इनकम है तो आप उसको येस और नो के ऑप्शन है, अगर नो है तो कुछ नहीं करना है, अगर येस, जैसे आप येस के ऊपर क्लिक करोगे नीचे आपका टैब ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको अमाउंट देना है, और अदरवाइज तो वो प्रीफिल्ड ही अमाउंट आएगा। इनकेस अगर आपको मैच करना है, अगर वो आपका प्रीफिल्ड अमाउंट नहीं आना है या फिर प्रीफिल्ड अमाउंट आपके एक्चुअल अमाउंट से डिफरेंशिएट कर रहा है तो आपको अपना एक्चुअल अमाउंट वहां पे फिल करना है। तो अदर सोर्सेस के अंदर कौन कौन सी इनकम आएगी, सेविंग्स बैंक अकाउंट से अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, बैंक से इंटरेस्ट कोई आ रहा है, पोस्ट ऑफिस से आ रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया उससे आ रहा है, और डू यू हैव एनी रिसीव्ड एज इनकम एज इनहैंस्ड कंपनसेशन। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, अगर कोई फैमिली पेंशन आ रही है तो वो भी आपको देनी है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, any other, do you have any dividend income। तो डिविडेंड इनकम का भी यहाँ पर प्रीफिल डाटा आपका आना शुरू हो गया। जो हमें लास्ट टाइम बोला था कि इस साल से जो डिविडेंड इनकम आएगी वो भी हमारा डाटा प्रीफिल होके आएगा। जैसे हम डिविडेंड इनकम को यस करेंगे तो अपने पास ये वाली टैब ओपन हो जाएगी, क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड जो आता है, डिविडेंड जो अनाउंस होता है, ड्यू होते हैं, वो क्वार्टरली डिक्लेयर होता है। तो उसका क्वार्टरली ब्रेकअप आ गया। फर्स्ट क्वार्टर आपका 15 जून तक, और आपकी यही वही वाली डेट्स हैं जिस डेट पे हमने एडवांस टैक्स उसका डिपॉजिट करना होता है। देन फ्रॉम 16 जून 2022, 15 सितंबर 2020, 16 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक, एंड फ्रॉम 16 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक, एंड 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक। तो टोटल डिविडेंड इनकम यहाँ पर आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। देन क्रॉस टोटल इनकम आपके आ गई। एग्जम्प्ट इनकम, दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो आपकी एग्जम्प्ट इनकम है वो आपकी कैलकुलेशन के टाइम पे आपकी कैलकुलेट नहीं होगी, एड अप नहीं होगी, सिंपली वो आपकी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए रहेगी कि ये आपकी इनकम आई है, दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। एग्जम्प्ट इनकम कौन सी है, वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर भी आप एप्लीकेबल बनती है, आपकी एप्लीकेबिलिटी बनती है तो आप उसको बता दोगे। जैसे एग्रीकल्चर इनकम लेस देन इक्वल टू ₹5,000 सेक्शन 10 के अगर कोई आपको मिली है जो कि एग्जम्प्ट इनकम है तो वहां पर आप उसको डिक्लेयर कर दोगे। देन डिडक्शंस, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 60D2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। तो अगर आपके 80CCD2 की कोई डिडक्शन है आप उसको यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे ही ये टैब ओपन हुई तो आपने क्या देखा, सिर्फ हमारी 80CCD2 की जो ऑप्शन है वो ओपन हुई है, बाकी रेस्ट ऑल सारी उसने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया उसको। क्यों इनएक्टिव किया,
क्योंकि वहां पर हमने ऑप्शन, जब हमने वहां पे सिलेक्ट करना था कि आर यू सिलेक्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रेजिम, तो हमने उस ऑप्शन को यस क्लिक किया था। तो जैसे ही हमने नई स्कीम को सिलेक्ट किया तो उसने क्या कर दिया, सिर्फ हमें ATCCD2 की ऑप्शन को उसने एक्टिव रहने दिया, बाकी जितनी डिडक्शंस थे उसने सब हाइड कर दी। इसका ये ऑनलाइन के अंदर आपको ये बेनिफिट है, जो चीज आपको नहीं मिलनी उससे पहले उसको इनएक्टिव कर दिया, तो आपको अपना दिमाग उसमें लगाने की नीड नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इनकेस अगर हम न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नो कर देते कि आर यू सिलेक्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रेजिम, अगर हम उस ऑप्शन को नो कर देते, नो करते ही आपकी डिडक्शंस इस तरह से ओपन होती, नो करते ही आपके पास डिडक्शंस का पूरा क्वेश्चन नया ओपन हो जाएगा। Are you eligible to claim any deduction for donation paid? That means ATG. तो yes और no जो भी है, अगर आप उसको yes कर दी हो तो आपको वहां पे डिटेल्स देनी है। Are you eligible to claim any deduction for donation paid for scientific research or rural development? Are you eligible to claim deduction under Section 80GG? Are you eligible to claim deduction in respect of payments made towards life insurance premium and or PPF and or 5 years tax saver fixed deposit etc. That means Section 80C. अगर 80C की जो भी है, आपने कोई भी LIC ली हुई है या फिर आपने कोई PPF के अंदर डिपॉजिट किया हुआ है, उसको स्मृति में किया हुआ है, तो आप उसको यस कर देंगे। Are you eligible to claim deduction under Section 80CCD2 contribution to pension scheme of central government by employer? Are you eligible to claim deduction in respect of payments made towards medical insurance premium and or preventive health checkup and or medical expenditure for specified individuals? Section 80D मीन्स आपको एक ही डिडक्शन लेनी है, या तो आप उसकी डिडक्शन ले रहे हो, प्रीमियम की ले रहे हो, या फिर जो आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है आप उसका क्लेम कर रहे हो। तो दोनों चीजों को आप दोनों का इकट्ठा क्लेम नहीं कर सकते हो। Are you eligible to claim any other deduction? Yes. तो यहाँ पर जैसे आपने देखा, हमने वहां पर न्यू टैक्स रेजिम के ऑप्शन को नो कर दिया। दैट मीन्स वी आर ऑप्टिंग फॉर द ओल्ड टैक्स रेजिम। तो जैसे हम ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं, उसकी स्लैब रेट अगर ज्यादा है तो उसके अंदर हमें डिडक्शंस का पूरा जो पेपर है वो ओपन मिल जाएगा। तो आप डिडक्शंस जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिडक्शंस दे दी उसने। ATCCC, ATCCD1, ATCCD1B, ATDD, ATDDB, ATDDB, ATEE, ATEEA, ATEEB, ATGGC, ATTTA, ATU। तो ये सारे के सारे डिडक्शंस जो जो एप्लीकेबल हैं आपके ऊपर, तो आप उसको टिक कर सकते हो और सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप अपना अमाउंट भर के उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट विंडो के ऊपर आए। If you are entitled to any other claims, please click to claim such eligible conditions, deductions. जैसे हम नेक्स्ट विंडो के ऊपर आए तो उसने हमें ये वाला जो विंडो दी उसके अंदर सारे एक्टिव किए हुए हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम ओल्ड रेजिम की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड रेजिम के अंदर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें डिडक्शंस जो है अवेलेबल हो जाएंगे। अब क्योंकि लास्ट ईयर आया कोविड की वजह से एक नया जो आया था PM केयर फंड, PM केयर फंड के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डोनेट किया है। अब उसकी डिडक्शन कहाँ पे आप लोगे? ATG के अंदर। जैसे आपने ATG को यस किया तो ATG के अंदर हमारे पास 4 डिडक्शंस जो है आती है, 4 लिमिट्स आती है। डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। कुछ डोनेशंस में 100% डिडक्शन मिलती है और कुछ डोनेशंस में 50% डिडक्शन मिलती है, और जिसके अंदर लिमिट है तो उसकी लिमिट के अंदर कुछ डोनेशंस ऐसी हैं जिसमें 100% डिडक्शन हमें मिलेगी और कुछ डोनेशंस ऐसी हैं जिसमें हमें 50% डिडक्शन मिलेगी। तो PM केयर फंड किसके अंदर जाएगा? ATG की फर्स्ट के अंदर, डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। दैट मीन्स लेट अस सपोज अगर आपने 10,000 उसके अंदर डोनेट किया है तो आपको 10,000 की ही वहां पर ATG के अंदर डिडक्शन मिलने वाली है। वहां पे आप क्या दोगे? पैन ऑफ डोनी, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट,
डोनेशन इन कैश और डोनेशन इन अदर मोड। अगर आपने कैश में किया तो कैश में, अगर आपने अदर मोड है तो अदर मोड में करके, तो वहां पर आपका अमाउंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स। अब हमने क्या कर लिया, पहले तो हमने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली, देन उसके अंदर हमने डिडक्शंस जो हम क्लेम कर सकते थे वो भी ले लिया। तो जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने डिडक्शंस माइनस कर दी तो आपके पास टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम आने के बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स। तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया, व्यू योर फॉर्म 26 AS। आप क्या करोगे, अपना फॉर्म 26 AS जरूर आपको चेक करना है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास फॉर्म 16 में है वही 26 AS के साथ मैच हो रही है। जो आप TDS की डिटेल्स दे रहे हो वो 26 AS के साथ मैच हो रही है। इनकेस अगर आपकी मैच हो रही है देन इट इज ओके, अदरवाइज आपको रिफंड क्लेम करते टाइम आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम। ठीक है, तो TDS जो आपका हो गया, TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। अगर आपकी सैलरी इनकम के अलावा कोई TDS आपका डिडक्ट हुआ है तो वो TDS tax deducted at source as per 16C form furnished by the payers. Details of TCS, advance tax and self-assessment tax payments. TDS की तो इंफॉर्मेशन वहां पर रहेगी आपकी, ठीक है, फिर भी आपको चेक करना है। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स, आपको वहां पर देखना है कि जो आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है वो आपका वहां पर जो लॉगिन है उसके अंदर एंटर्ड हो रखा है, और जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की आपने पेमेंट की है वो लॉगिन हो रखे। और इनकेस अगर नहीं वहां पर आपके चढ़ा हुआ, आपके पोर्टल के ऊपर वो नहीं दिखाई दे रहा, तो आप उसको ऐड करके वहां पर डिटेल्स मेंशन कर सकते हो। कई सारे केसेस क्या होते हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट तो कर दी, रिटर्न फाइल करते हुए पेमेंट कर दी, बट उसका उन्होंने जो चलान पे किया उसकी डिटेल वहां पर नहीं दी, तो उसकी वजह से कईयों के क्या आता है, डिमांड निकल आती है, और देन जब बाद में चेक करते हैं तो वही डिमांड निकली होती है जो उन्होंने उस टाइम पे पेमेंट की है, क्योंकि वो पोर्टल पे अभी चढ़ा नहीं है सेम डे और आपके उसने डिमांड निकाल दिया। टोटल टैक्सेस पेड आप यहाँ से चेक करेंगे। कंफर्म वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। अब जैसे हमने ये वाला टैब भी कर दिया तो यहाँ पे क्या आया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई, जो हमने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस किए थे वहां से ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। टोटल डिडक्शंस हमने लिखा तो वो लेस होके आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई। टोटल इनकम कैलकुलेट होने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, इनकम के ऊपर अब टैक्स कैलकुलेट हो गया, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट, तो रिबेट के बाद जो आपका टैक्स आया उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%, टोटल टैक्स एंड सेस रिलीफ अंडर सेक्शन 89 अगर आपको मिलने वाला है तो बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ। अगर आपका कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C, अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है तो वो सब उसमें ऐड हो जाएगा। फीस अंडर सेक्शन 234F तो वो सब ऐड हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा इतना, टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल दिस वन, टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। कंफर्म, जैसे ही हमने इसको कंफर्म किया तो अपने पास ये जो 5 टैब्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो आपके जैसे ही हुए यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, कंफर्म्ड 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 कंफर्म्ड। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन आ रही है मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड। अगर आपने किसी में गलत इंफॉर्मेशन फिल कर दी या आपने कुछ कम इंफॉर्मेशन फिल की, आपको लगा कि अभी कुछ फिल करने वाला है, तो आप उसके ऊपर दोबारा से जाके मॉडिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके नीचे आपके पास ऑप्शन आ गए प्रोसीड और डाउनलोड JSN। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो आप JSN फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड। जैसे आपने प्रोसीड किया, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कोई निकल रही है, लेट अस सपोज आपकी 10,000 की टैक्स लायबिलिटी निकल है, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज 10,000। नीचे आपके पास आ जाएगा पे नाउ पे लेटर, तो आपको कहीं और उसकी पेमेंट करने के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना है, आपको वहीं से पे नाउ करके टैक्स की लायबिलिटी जो है आपको पे कर देनी है।
पे करके और उसकी डिटेल्स को आपको मैच करना है, जो आपने पे किया है उसकी डिटेल्स वहां पर ऐड कर देनी है। तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो इस फॉर्म को, और प्रीव्यू रिटर्न, जो आपने पूरी की पूरी रिटर्न फाइल कर दी, इसको जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे पूरा का पूरा फॉर्म आपके पास आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लोगे कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है आपने उसको पे करने के बाद वो नील हो गई है, या जो आपका रिफंड बनता है वो एक्चुअल अमाउंट आपके रिटर्न के अंदर मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा। इनकेस अगर आपका वो ओके हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, ई वेरीफाई करके सबमिट कर दोगे। जैसे हम पहले करते थे प्रीव्यू रिटर्न, पहले हमने पूरी की पूरी बना ली, उसको ड्राफ्ट कर लिया, प्रीव्यू रिटर्न किया, अगर हमारा लेटेस्ट पोस्ट हमारा रिफंड है, हमारा रिफंड का अमाउंट मैच हो रहा है रिटर्न के अंदर, तो हम उसको क्या करेंगे, ई वेरीफाई करके उसको सबमिट कर देंगे अपने रिटर्न को। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan CS Sansar. Thank you.